Hello everyone, welcome back to revision series of business study for class +1। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर करा था फीचर्स ऑफ कंपनी, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं और कितने तरह की कंपनी होती है। उसमें हमने एक फीचर ये पढ़ा था कि कंपनी को बनाना अपने आप में बहुत एक लेंथी प्रोसेस है। आज हम उसी प्रोसेस को देखेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी बनाई कैसे जाती है। किसी भी कंपनी को बनाने के लिए बेटा 3 तरीके की हमें स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। नहीं मैम गलत बोल रहे हो बेटा, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए 3 तरह की स्टेजेस नहीं फॉलो होती। हम बात करेंगे आज कि एक पब्लिक कंपनी एंड एक प्राइवेट कंपनी कैसे बनाई जाती है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप एक कोई पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो आपको 3 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। मैम आपकी बात समझ में नहीं आई बेटा, अभी सारा कुछ क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टेजेस देखते हैं कि एक कंपनी को बनाने की क्या क्या स्टेजेस रहती है। सबसे पहले बेटा हमें चाहिए प्रमोशन। मैम प्रमोशन क्या होता है, पढ़ेंगे बच्चा। देन इनकॉर्पोरेशन एंड देन कम्स योर थर्ड पार्ट, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। बच्चे हमने एक प्राइवेट कंपनी के जब फीचर्स पढ़े थे तो उसमें एक ये फीचर पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनीज जनरल पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती, वो जनरल पब्लिक को नहीं इनवाइट कर सकती कि आओ और हमारी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करो। तो ये वही थर्ड फीचर है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, जिसमें कंपनीज जनरल पब्लिक के पास जाती है और उन्हें इन्विटेशन देती है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोस्पेक्टस कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जब प्राइवेट कंपनीज जनरल पब्लिक से पैसा मंगवा ही नहीं सकती तो उस केस में वो ये थर्ड स्टेप भी फॉलो नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली यही चीज है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो आपको सिर्फ ये 2 स्टेजेस को फॉलो करना है। कौन कौन सी बेटा, पहली प्रमोशन एंड दूसरी है इनकॉर्पोरेशन। और अगर आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो आपको तीनों स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड लास्ट वन इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। आइए अब एक एक करके तीनों स्टेजेस को इन डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहला है बच्चा आपका प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी सबसे पहली चीज ये करी किसके द्वारा जाती है बेटा, प्रमोशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है जब आपके पास एक बिजनेस आइडिया आया और आपने उस बिजनेस आइडिया को कैसे कंपनी की फॉर्मेशन के तरफ लेके जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। आइए देखते हैं करता कौन है। सबसे पहले बेटा प्रमोशन ऑफ कंपनी करी जाती है प्रमोटर के द्वारा। अब ये प्रमोटर कौन होता है बच्चा, प्रमोटर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर दिया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे कि ही और शी इज अ प्रमोटर ऑफ कंपनी। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो ओवर एओसी। मैम व्हाट इज एओसी? एओसी मींस अफेयर ऑफ कंपनी, कि जो कंपनी में काम धाम होंगे या होने वाले हैं या जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस चीज में कोई भी इंसान का अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ही और शी इज प्रमोटर ऑफ कंपनी। हो सकता है वो कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है वो कंपनी का कोई डायरेक्टर हो सकता है वो कोई भी और पर्सन हो। जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर ही होना चाहिए या डायरेक्टर भी होना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, उसे क्या मान लिया जाएगा कि वो इंसान क्या है, आपकी कंपनी का प्रमोटर है। या फिर तीसरी चीज कौन है, जिसकी एडवाइस से या जिसकी डायरेक्शंस पे या जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपना काम धाम करते हैं, तो इस इंसान को भी क्या मान लिया जाता है कि वो इंसान क्या है, कंपनी का एक प्रमोटर है। तो अब आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ कंपनीज में आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी? पहली स्टेज को, दैट इज प्रमोशन ऑफ कंपनीज को करने के लिए आपको 3 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है बच्चे, सबसे पहले आप सोचो आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि भाई हम कंपनी बना क्यों रहे हैं, हम कंपनी बना के करेंगे क्या। तो सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो क्या है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी हम ये काम करेंगे और इस काम को करने के लिए हम एक कंपनी बनाएंगे। ठीक है मैम, काम मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरे को ये काम करना है और ये काम करने के लिए मैं ये काम करूंगा कैसे, एक कंपनी बना के। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा सिर्फ काम का दिमाग में आना जरूरी नहीं है, ये इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और आपने उठा के कंपनी बना दी। सबसे पहले क्या आएगा, आपके दिमाग में एक आइडिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी। मैम व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है बेटा ये देखना कि जो आइडिया आपके दिमाग में
आया है एक्चुअल में उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है या नहीं, क्या उसके रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी और इनपुट्स चाहिए, क्या वो सब हमें मिल जाएंगे, ठीक है, अवेलेबल है, मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि क्या उन इनपुट्स को लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए हमारे पास वो पैसा है। तो ये ही सब चीज़ों को सोचना आपकी क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी की। आप ये स्टडी करते हैं कि जो मैं काम सोचने जा रहा हूँ या जो मेरा बिजनेस आइडिया मेरे माइंड में आया है, उसको करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी इनपुट्स चाहिए, क्या मेरे पास वो सारे इनपुट्स है या नहीं। अब अगर आपका उसका भी आंसर हो गया कि यस, आपके पास सारे आपके आंसर यस है कि टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, फाइनेंस भी मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको करा जाता है, तब आप कहीं जाके स्टेप्स लेते हैं कि हाँ जी, अब कंपनी को बनाने के लिए जो भी बेसिक स्टेप्स की जरूरत है, अब आप उन स्टेप्स को लेना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है कि बेटा अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो आपके हमेशा दिमाग में एक नया बिजनेस करने का आइडिया आएगा। तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं, अब उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर किसी दो बिजनेसेस को आपस में मर्ज करवाने जा रहे हैं। तो अब प्रमोटर का काम क्या रहेगा, ये स्टेप्स कौन करवा रहा है, प्रमोटर करवा रहा है। प्रमोटर का काम क्या रहेगा, उस प्रॉपर बिजनेस आइडिया की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, कितना उसमें रिस्क है ये देखना, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, ये सब उसे देखना पड़ता है। देन वो किसकी तरफ जाएगा बेटा, स्टेप 2 की तरफ, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। क्या वो खुद करता है ये फिजिबिलिटी स्टडी, तो आंसर इज नो। इसके लिए उसे सीए, सीएस, लॉयर्स, इन लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया की एक फिजिबिलिटी स्टडी करवा सके। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या आ जाता है बेटा, सबसे पहली है आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, देन कम फाइनेंशियल एंड देन कम इकोनॉमिकल। सबसे पहले टेक्निकल में क्या है, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। जो आपको रॉ मटेरियल या अदर इनपुट्स चाहिए आपके बिजनेस आइडिया के लिए, क्या आपके पास वो सारे हैं। देन कम्स योर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी कि हाँ जी, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, बट क्या आप उसको खरीदने की पोजीशन में है। तो अब ये देखेंगे कि जितने भी फंड्स हमें चाहिए, जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, क्या वो सफिशिएंट रहेंगे हमारे बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। एंड देन कम्स योर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी आपको क्या बताती है, इसमें आप देखते हैं आपके प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कि हाँ जी ऐसा ना हो कि आप पैसा लगा के रख दें और उसके बाद आपको पता चले कि ये प्रोजेक्ट तो प्रॉफिटेबल ही नहीं था। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, उसकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। क्लियर है बच्चा। एंड देन अब आपको सारा कुछ आंसर यस मिल गए कि हाँ जी टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है और मैं बाय भी कर लूंगा, और यस ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल भी है। फिजिबिलिटी स्टडी का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है बच्चा स्टेप्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब कंपनी बनाने के लिए उसे क्या क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, जैसे बेटा कंपनी जब एक बच्चा पैदा करना होता है या फिर पैदा होता है, तो उसके सबसे पहले क्या करा जाता है, उस बच्चे का नामकरण करा जाता है। वैसे ही जब कंपनी बनानी पड़ेगी तो इस टाइम नामकरण हो नहीं रहा, सिर्फ आप नाम सोच रहे हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखेंगे। सबसे पहला क्या होता है बच्चा, नेम अप्रूवल। तो उसके लिए आपको कोई भी एक, जैसे भी जो भी आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं, वो आपको नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा कि हाँ जी आपने जो अपनी कंपनी का नाम सोचा है वो आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं या नहीं। तो उसे आपको रजिस्ट्रार, जो कि माई बाप होता है किसका, कंपनी का, आपको उसके पास जाना पड़ेगा और अपने नाम को अप्रूव करवाना पड़ेगा कि हे रजिस्ट्रार हमें बता दीजिए कि जो नाम हम अपनी कंपनी के लिए सोच रहे हैं, क्या हम ये नाम रख सकते हैं या नहीं। जो आपका नाम है, जो आपने अपनी नई कंपनी का ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस आइडिया सोचा है, उसके लिए जो नाम सोचा है, वो जो नाम है बेटा वो किसी भी और कंपनी के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। वो नाम ऐसा होना चाहिए जिस नाम की पहले कोई भी कंपनी नहीं है, और वो नाम ऐसा भी ना हो कि मिसलीडिंग हो, कि मैं कहूँ कि हाँ जी आपका नाम किसी और कंपनी के साथ मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, कि हाँ जी अगर आपकी कंपनी का कोई नाम लेगा या सुनेगा तो वो उसे कंफ्यूज करेगा किसी और
एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले किसी से मिलता जुलता ना हो, सेम ना हो, सेम भी नहीं होना चाहिए एंड सिमिलर भी नहीं होना चाहिए, कि मिसलीडिंग ना हो, मिलता जुलता ना हो। एंड जो भी आपने नाम देने होंगे आपको कम से कम 3 नाम रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कि पहला नाम मैं ये रखना चाहता हूँ, दूसरा ये रखना चाहता हूँ, तीसरा ये रखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप 3 नाम देंगे। अगर रजिस्ट्रार को जो भी, अगर आपके नेम की जो भी इनके बेसिक होते हैं कि हाँ जी आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं फॉलो होता, जो भी बेस्ट नेम सूटेबल होता है वो रजिस्ट्रार आपका नाम कंपनी के लिए अप्रूव कर देता है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप लेना पड़ेगा बच्चा, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज। फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है कि अब आपको आपकी कंपनी के पहले डायरेक्टर्स कौन बनेंगे ये बताना होता है। फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा, ये हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हाँ जी आपने ये देखना होगा कि हाँ जी कौन लोग आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो भी आपकी डील्स होंगी, उन्हें कौन साइन करेगा, और ये लोगों को आपके पहले डायरेक्टर भी कहा जाता है। और ये क्या होता है बच्चा, जब वो ये साइन कर देते हैं तो वो अपना कंसेंट दे देते हैं कि हाँ जी हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। तो मिनिमम एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 पहले डायरेक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, कम से कम 7, और एक प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 फर्स्ट डायरेक्टर्स आपके होना जरूरी है। अब आपने क्या है बच्चे, आपने अपनी कंपनी का नाम अप्रूव करवा लिया, आपको पता लग गया कि आपकी कंपनी का नाम क्या होएगा। सेकंड स्टेज क्या आई कि आपने ये देख लिया कि आपकी कंपनी को चलाएगा कौन, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे। अब बेटा सिर्फ डायरेक्टर्स का होना जरूरी नहीं है, थर्ड चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको आपकी कंपनी के लिए प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, जैसे कि सीए, सीएस, लॉयर, ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं वो बताते रहें कि अब आपको कंपनी के को चलाने के लिए या बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जो कि आपकी पूरी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करवाने में आपकी हेल्प करवाएंगे। और अब अगर जो वो प्रोफेशनल्स भी आपने अपॉइंट कर लिए, अब उनका काम क्या रहेगा कि आपके लिए आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाना। और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से रहते हैं बच्चा, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देन कम्स योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है अभी हम ये देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा कंटेंट है कि ऐसा एक फॉर्म है जो भी जिसमें लिखा होता है कि कंपनी के इंटरनल लोगों के साथ रूल्स या फिर रेगुलेशंस क्या क्या रहेंगे। कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की कंपनी के अंदर के जो बंदे हैं उसके साथ कंपनी के क्या क्या रिलेशन रहेंगे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसमें लिखी जाती हैं बच्चा, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा, ये होता है आपका एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट जिसके बिना आप कंपनी बना ही नहीं सकते। तो क्या है कि आपको प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी की क्या क्या आपकी कंपनी की पावर्स रहेंगी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों उसने आपकी कंपनी को बनाया गया है, कि क्या उसके स्कोप रहेंगे, उसके ऑपरेशंस के किस हद तक वो डील कर सकती है, कितने की उसकी मैक्सिमम बोरिंग पावर रहेगी, हर चीज़ आपके इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दी जाएगी। और ये आपका रिलेशन बताता है इन्वेस्टर्स के साथ और जो भी आपका आउटसाइड वर्ल्ड है उनके साथ सारे रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। एंड देन कम्स कंटेंट ऑफ एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट रहता है आइए एक एक करके रहते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चा, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या बताएगा कि आपकी कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, जो कि आप ऑलरेडी किससे अप्रूव करवा चुके हैं बेटा, रजिस्ट्रार से, आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आप अप्रूव करवा चुके हैं। एंड देन सबसे पहला क्या है बच्चा, उसमें नेम होएगा कि हाँ जी हमारी कंपनी का नाम ये है। और उसके बाद आप उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बताएंगे कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा, नेम ऑफ द स्टेट की, हाँ जी जिस स्टेट में आपका मेन ऑफिस रहेगा, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड, कि जहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट रहेगा आपको वो बताना होता है। एग्जैक्ट एड्रेस सिर्फ आपको स्टेट बतानी है बेटा, अभी के लिए आपको एग्जैक्ट एड्रेस अभी नहीं देना है। एग्जैक्ट
एड्रेस आप कब दे सकते हैं? जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उस कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस जाके रजिस्ट्रार को बता सकते हैं। तो अभी के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि हाँ जी, हमें सिर्फ स्टेट बता दो कि आपके किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड रहेगा। क्लियर है? एंड देन कम्स योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है बच्चा कि आपने अपनी कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई है, वो काम क्या करेगी, तो वो सारा कुछ आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताना होता है। पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड, कि आपने वो कंपनी बनाई किस पर्पस के लिए है। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट लिख दिया, कंपनी कोई भी काम उस ऑब्जेक्ट जो भी उसने स्टेट कर रखा है, बता रखा है, उसके बाहर जाके वो कोई भी और काम नहीं कर सकती। नॉट बिजनेस बिहाइंड दिस इज पॉसिबल, कि कोई भी ऐसा काम जो कि आपके इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है वो करना पॉसिबल नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या बोला जाता है? मेन क्लॉज, कि हाँ जी हमारी कंपनी इस काम के लिए बनी है। इंसिडेंटल बिजनेस वैलिड इवन इफ नॉट मेंशन इन मेन क्लॉज। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, कि जैसे मैंने आपको ये क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि सपोज करो आपका मेडिसिन बनाने का बिजनेस है। अब उन मेडिसिन को जिन पैकेट्स में डाला जाता है, अब आपको उन मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए वो पैकेट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो वो क्या है? आपका एक पैकेट्स बनाना क्या है? एक इंसिडेंटल बिजनेस है जिसके बिना ये मेन बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आपके मेन बिजनेस से इंसिडेंटल है, मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते, इंसिडेंटल बिजनेस को आप कर सकते हो, चाहे आपने वो अपने मेन क्लॉज में मेंशन ना भी करा हो। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर लाइबिलिटी क्लॉज। इस लाइबिलिटी क्लॉज में जो कि हमने एक फीचर पढ़ा था कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, सबकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड। तो यही चीज इसमें बताई जाती है कि स्टेट दैट मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। इसी चीज को इस मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिख दिया जाता है कि भाई हमारे जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। कहां तक? अप टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, की जितना उनका कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस हद तक उनकी लाइबिलिटीज भी लिमिटेड हो जाएंगी। एंड देन कम्स योर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या बताता है बच्चा? कैपिटल क्लॉज स्टेट योर ऑथराइज्ड कैपिटल। मैम व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि बच्चा आप मैक्सिमम कितनी कैपिटल मार्केट, कितना पैसा मार्केट से उठा सकते हो। जो अमाउंट आपकी इस ऑथराइज्ड कैपिटल में लिख दी गई है, आप उसके ऊपर कोई भी पैसा मार्केट से नहीं उठा सकते। ऑथराइज्ड कैपिटल कि हाँ जी, उसके बाद आपको ये भी बताना होता है कि आपने उस ऑथराइज्ड कैपिटल को कितने नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दिया गया है और हर शेयर की वैल्यू क्या है। तो हर चीज आप इस कैपिटल क्लॉज में बताते हैं। एंड देन कम्स एसोसिएशन क्लॉज। इसमें आप ये बताते हैं कि हाँ जी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज कौन कौन है एंड उनका वो कंपनी के साथ एसोसिएट क्यों हुए हैं, उनके जुड़ने का कारण क्या है कंपनी के साथ, उनका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इस एसोसिएशन क्लॉज में बताया जाता है। एंड दिस कंप्लीट्स योर स्टेज 1 दैट इज प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें कि हमने देखा कि 3 स्टेजेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देन कम्स बेटा योर सेकेंड स्टेज दैट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब क्या है? आपने रजिस्ट्रार के आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करा बेटा आपने? एओए भी तैयार हो गया, एमओए भी तैयार हो गया। अब उसको आपने हाथ में तैयार करके बैठने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब उन सारी थाली जो आपने परोसी है उसको लेके जाना भी पड़ेगा। किसके पास? किसके पास जाना पड़ेगा बेटा? आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा कि ये लीजिए जो भी आपने मांगा था, हमने सब वो किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प से तैयार कर लिया है, अब आप हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दीजिए। अब क्या है बच्चा? इनकॉर्पोरेशन स्टेज जाती है, जिसमें कि क्या होती है? कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए भी आपको अगेन 3 स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं। अब मैंने जैसे कि बताया कि जो आपने थाली तैयार की है, थाली का मतलब यहाँ पे क्या है? जो भी आपने मेन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे थे, अब उन सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करवाने का टाइम आ गया। अब उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होएगी। ठीक है, फाइल करने के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है और उसको ये एप्लीकेशन देनी पड़ती है और इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देने होते हैं। कौन कौन से बच्चा? पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स कि हाँ जी हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार है। जो आपने नाम अप्रूव करवाया था रजिस्ट्रार के पास उसकी कॉपी, एक डिक्लेरेशन की जो भी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी को बनाने के लिए वो सारी आपने फुलफिल कर दी है।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करवाने पड़ेंगे। और उसके बाद वो क्या मांगेंगे बेटा, फीस मांगेंगे कि हाँ जी लाओ हमारी आपकी इस कंपनी को रजिस्टर करवाने की फीस दीजिए। अब आपको क्या है, फाइलिंग फीस प्लस आपके जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो सारी जो भी जितनी भी अमाउंट बनती है वो आपको सारी सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो आपको एक उस चीज़ का एविडेंस, जो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। हाँ जी, अब आपका काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, अब आपको रजिस्ट्रार के पास से एक सर्टिफिकेट आएगा कि आप बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि इस बात का सबूत होएगा कि हाँ जी इस कंपनी ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया है और अब ये जन्म लेने के लिए तैयार है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कि हाँ जी आपने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया है, तो वो आपको इशू कर देगा क्या बच्चा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को एक बर्थ सर्टिफिकेट भी बुलाया जाता है। और इसी सर्टिफिकेट से जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसी दिन से ये मान लिया जाता है कि आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है और कंपनी के जितने भी फीचर्स थे वो सारे इस दिन से लगने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से फीचर बेटा, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सारे फीचर्स जिस दिन आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया उस दिन से लगने शुरू हो जाते हैं और इसे एक बर्थ सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। एंड उसके बाद बेटा आपकी लास्ट स्टेज आ जाती है जिसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है बच्चा, ये एक वो स्टेज है जिसमें आप जनरल पब्लिक से पैसा मंगवाना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है, जो भी आपकी नेसेसरी कैपिटल चाहिए आपकी कंपनी के लिए वो आप जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस कि आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अगेन ये स्टेज किसको फॉलो करनी है, ओनली एंड ओनली बाय पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज इस स्टेज को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें जनरल पब्लिक से पैसा मंगवाना अलाउड नहीं होता है। और इस स्टेज में क्या है, कंपनी अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है और ये इशू करने के लिए उसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है बच्चा सेबी का अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है कि अगर कोई भी इंसान कंपनी बना के अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को देना चाहता है तो सबसे पहले उसे सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हे सेबी मैं आ गया, प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी कंपनी के शेयर जनरल पब्लिक में देके उनसे पैसा मंगवा सकूं। तो ये करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो उसने प्रोस्पेक्टस बनाया है, वो इन्विटेशन बनाया है जिसके थ्रू वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रहा है अपनी कंपनी के में इन्वेस्ट करने के लिए, वो सेबी को सबमिट करवाना पड़ेगा ताकि सेबी उसकी पूरी अच्छे से जांच पड़ताल कर ले कि भाई इसने इस प्रोस्पेक्टस में कोई गलत चीज तो नहीं लिख दी है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं करना चाहता ये जनरल पब्लिक के साथ। इसीलिए सेबी सबसे पहले आपका वो प्रोस्पेक्टस मंगवाती है ताकि उसमें जो भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स चाहिए, सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपने अच्छे से मेंशन करी हो। और उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, आपको उसी प्रोस्पेक्टस की कॉपी लेके या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लेके आरओसी के पास जाना पड़ेगा। अब जो माई बाग था किसका बेटा, कंपनीज का, उसके पास भी आपको ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लेके जाना पड़ेगा। किसके पास, आरओसी के पास। मैम ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है पब्लिक कंपनीज भी कई ऐसे प्राइवेट सोर्सेज से पैसा मंगवा रही होती हैं जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि हाँ जी उसे जनरल पब्लिक में नहीं जाना है बट अपने जान पहचान वालों से ही पैसा मंगवाना है। तो इस केस में वो उन लोगों को प्रोस्पेक्टस ना देके क्या देते हैं बेटा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की। अगर आपने अपने प्राइवेट सोर्सेज से पैसा मंगवाना है तो उस केस में आप उन लोगों को प्रोस्पेक्टस ना देके क्या दोगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये बिल्कुल प्रोस्पेक्टस से मिलती जुलती ही एक चीज होती है जिसमें कि ये वो आरओसी ये इंश्योर करती है कि आपने सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी डिस्क्लोज करी हो। उसके बाद बच्चा आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपॉइंट करने पड़ते हैं बैंकर्स, ब्रोकर्स या फिर अंडरराइटर्स, ताकि हाँ जी आप बैंकर्स किस लिए अपॉइंट करते हैं कि जो भी आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगी उसे वो आप अच्छे से सेपरेट बैंक अकाउंट में रख सके। हाँ जी वो इंश्योर करेंगे कि आप एप्लीकेशन मनी का कोई भी मिसयूज ना करें। देन आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि जनरल पब्लिक को इनकरेज करेंगे कि आइए और इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। एंड देन अंडरराइटर्स, ताकि जो आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली
प्रोविजन है उसके साथ आप कंप्लाई कर सके। आइए अब देखते हैं ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली क्या है। कोई भी कंपनी बेटा अगर जनरल पब्लिक से पैसा मंगवाती है तो वो जितना पैसा मंगवाना चाहती है, जैसे मैं कहूँ मैंने एक कंपनी खोली और मैं जनरल पब्लिक से 1 करोड़ रुपए मंगवाना चाहती हूँ, तो उस केस में अगर मेरे को जब मैंने शेयर्स बांटे कम से कम 90% जो जनरल पब्लिक में मैंने शेयर बांटे तो 90% जनरल पब्लिक ने मेरे शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए और मेरे को 90% जितना पैसा मैं लेना चाहती थी, कम से कम अगर मेरे पास 90 लाख रुपए आएंगे, मंगवाना 1 करोड़ चाहती थी, जरूरी नहीं है ना जितना शेयर्स मैं देना चाहूँ लोग उतने ही खरीदे, तो कम से कम मेरे को 90% मतलब 90 लाख तो कम से कम जनरल पब्लिक ने मुझे दिया हो, तभी मेरा वो इशू सक्सेसफुल माना जाएगा। बेटा अगर मेरे पास 89 लाख रुपीस भी आ गए तो उस केस में मेरे को सारी की सारी अमाउंट 30 डेज में वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो यही है आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रोविजन। एंड देन कम्स एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जिस स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपनी सिक्योरिटीज को बाय सेल करेंगे, अब आपको उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हे स्टॉक एक्सचेंज हमें अपने अंदर रजिस्टर कर लो। किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको अपने आप को एप्लीकेशन देके रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर वो जो आपने एप्लीकेशन दी है वो 10 वीक्स के अंदर अप्रूव ना हो पाए, जिस दिन आपकी सब्सक्रिप्शन क्लोज हुई, तो उस केस में क्या है, देन जो आपकी अलॉटमेंट थी वो वॉइड हो जाएगी, आपको सारा का सारा पैसा 80 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ जी, बट अगर आपकी ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद लास्ट स्टेप कम्स कि उस केस में आप अब क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को दे सकते हैं और उनसे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आप इस स्टेज में अपने शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक में बांट देंगे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद उस पैसे से जो भी आपने बिजनेस सोचा था स्टेज 1 में आप उसे शुरू कर सकते हैं। एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर होएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही बचा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।